हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं विज्ञान कक्षा 9 में कि किस तरह मैं आपको कोशिका की संरचना बता रहा था। उस कोशिका की संरचना में मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ उनको विजिट कर लेना। अब मैं आगे चलता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ कोशिकांग में अंतःबद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोग बड़ी ही ईमानदारी से अध्ययन कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। आइए चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो देखेंगे आज हमने क्या पढ़ाया, अंतःबद्रवी जालिका। अंतःबद्रवी जालिका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहना चाहें तो कह सकते हैं ER। यहाँ से E से निकल जाएगा, इंडोप्लाज्मिक से निकल जाएगा E, और रेटिकुलम से अगर हम R ले लें तो शॉर्ट में हो जाएगा ER। यानी ER का तात्पर्य हो जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःबद्रवी जालिका या अंतर्द्रवी जालिका, मतलब इसको अंतःबद्रवी जालिका कहो चाहे अंतर्द्रवी जालिका कहो, दोनों सही होते हैं। तो अंतःबद्रवी जालिका प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा। तो हमारी कोशिका जो होती है उसकी कोशिकांग में जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में नलिका समान दोहरी झिल्ली की बनी कुछ नलिकाएं होती हैं, एक संरचना बनकर तैयार होती है, उसी को हम कहते हैं अंतःबद्रवी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या करती हैं ये नली के समान होती हैं, केंद्रक से जुड़ी रहती हैं, और बाहर देखा जाए जो आपकी कोशिका कला होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उससे अटैच रहती हैं। इस प्रकार देखा जाए कोशिका की जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है, यानी उसका जो आकार प्रदान करना होता है, यानी जिसे आप कंकाल तंत्र कह सकते हैं, यानी स्केलेटन सिस्टम जो होता है, पूरी कोशिका की जो संरचना का निर्माण करना होता है, वो इन्हीं अंतःबद्रवी जालिका के द्वारा होता है। तो इस प्रकार आपने देखा, तो देखो कैसे होती है इनकी संरचना। तो हमने बताया ये नली रूपी संरचना होती है, आपको दिख रहा होगा इस तरह इनकी बनावट होती है, और ये एक हमने प्लेन बनाई है। तो इस प्रकार आपने देखा एक प्लेन बनाई, एक हमने ये बनाई है दूसरी टाइप की। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अंतःबद्रवी जालिका दो प्रकार की होती हैं, एक होती है खुरदरी और दूसरी होती है चिकनी। अब खुरदरी और चिकनी क्या होती है, खुरदरी अंतःबद्रवी जालिका, दूसरी है चिकनी अंतःबद्रवी जालिका। तो दोनों आपको हम बताएंगे, दोनों को स्पष्ट करेंगे। तो आइए चलते सीधे हम चलते हैं क्या है अंतःबद्रवी जालिका की खोज KR पोर्टर, एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है KR पोर्टर, यानी पोर्टर ही भी अगर आप याद रखते हैं तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। पोर्टर एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सन 1945 ईस्वी में क्या किया था, सन 1945 ईस्वी में इनकी खोज की थी। यानी इनकी खोज KR पोर्टर वैज्ञानिक ने सन 1945 ईस्वी में की थी। और हमने क्या बताया था अभी, कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली, मतलब हमने देखो इसमें बताया एक झिल्ली ये एक झिल्ली है, यानी दोहरी झिल्ली की बनी ये आकृत होती है। और इसमें जो इकाई झिल्ली होती है, उस इकाई झिल्ली की जो माप होती है वो लगभग 50 अंगस्ठान होती है। तो इसमें लिखा है कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली से बनी नलिकाओं का एक जाल होता है, जिसे अंतःबद्रवी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती, दोहरी झिल्ली की बनी, दोहरी झिल्ली के आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये दोहरी झिल्ली नीली सी दिख रही है, दोहरी झिल्ली की बनी एक नलिका समान संरचना होती है। और ये नलिका किस तरह होती है, जैसे हम मान लें ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, दोहरी झिल्ला का केंद्रक भी होता है, और इसी केंद्रक के बाहर इस तरह ये संरचनाएं जो हैं लगी होती। कैसे लगी होती, इस तरह ये संरचनाएं लगी होती, मतलब केंद्र से ये लगी होती ऐसी। तो वही संरचना हमने आपको यहाँ पर बनाई है, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, झिल्ली की मोटाई 50 अंगस्ठान होती है। ए का मतलब अंगस्ठान होता है, तो लगभग 50 अंगस्ठान इसकी मोटाई होती है। और यह जो संरचना है, यानी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर की ओर केंद्रक से तथा बाहर की ओर कोशिका कला, अभी हमने बताया था अंदर की ओर ये देखो केंद्रक से जुड़ी है, और अगर इसे हम पूरी कोशिका मान लें तो ये कोशिका झिल्ली तक जुड़ी रहती है, यानी केंद्रक हो गया, और इस केंद्रक से जुड़ी है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहीं से पूरी अटैच होती है। तो आप देखेंगे 50 अंगस्ठान होती है, और यह संरचना अंदर की ओर केंद्रक से तथा बाहर की ओर कोशिका झिल्ली से जुड़ी रहती है। इसके कारण संपूर्ण कोशिका छोटे छोटे कोष्ठकों में
बढ़ जाती है। यानी तो प्यारे बच्चों आप समझ लिया, सबसे पहले आपने क्या समझा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उसकी खोज पोर्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 ईस्वी में की थी। ये दोहरी झिल्ली की बनी संरचना है, दोहरी झिल्ली की बनी संरचना है और इसकी एक इकाई जो झिल्ली मोटाई होती है उसकी 50 अंगस्टान होती है और ये पूरी कोशिका में फैली होती हैं, जिससे ये क्या होती, पूरी जो कोशिका होती है वो कई सारे खंडों या कोष्ठकों में बढ़ जाती है। तो इतना आपने प्यारे बच्चों समझ लिया होगा कि संपूर्ण कोशिका छोटे छोटे कोष्ठकों में बढ़ जाती है। अब बात आती है कि अंतःपद्रवी जालिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। यानी अंतःपद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं या अंतःपद्रवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। अब इनको कैसे समझना, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। अब खुरदरी और चिकनी को समझना बहुत आसान है। अब कैसे समझेंगे, तो पहले हम चलते हैं चिकनी की ओर। देखो लिखा है, पहला हमने बताया चिकनी अंतःपद्रवी जालिका, या इसी को हमने नाम दिया है SER और दूसरा है खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका जिसका हमने नाम दिया है RER। अब देखो इसको कैसे समझना, चिकनी का मतलब होता है स्मूथ, चिकनी का मतलब होता है स्मूथ और अंतःपद्रवी जालिका को हमने क्या कहा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। तो इस प्रकार अगर हम स्मूथ की बात करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, स्मूथ की बात करेंगे तो हो जाएगा SER, यानी वहीं पर हमने लिख रखा है SER। SE का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी हमने बताया खुरदरी। अब खुरदरी का मतलब क्या होता है, तो खुरदरी का मतलब होता है रफ, खुरदरी का मतलब होता है रफ, यानी रफ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, रफ। तो रफ का मतलब होता है खुरदरी। तो इस प्रकार खुरदरी जो होती है वही हमने बताया R से हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर कहते हैं खुरदरी या रुक्ष अंतःपद्रवी जालिका। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो हम पहली संरचना की ओर चलते हैं, चिकनी अंतःपद्रवी जालिका या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। तो इस प्रकार ये पूरी संरचना हो जाएगी। अब इसको कैसे समझना है, चिकनी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए कि कोई चीज़ खुरदरी क्यों है। अब खुरदरी क्यों हुई है, तो खुरदरी का एक रीजन होता है, क्या होता है जरा हम यहाँ समझा देते हैं कि मान लिया कोई इस प्रकार की संरचना है, तो ये चिकनी तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये सर्पिलाकार है और इसमें कुछ संरचनाएं ऐसे लगा दी जाए और जब ये संरचनाएं लगी इसीलिए ये थोड़ा दब जाता है। तो दबने के कारण ये जिसकी सरफेस होता है, जो सतह होती है, वो कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। और अगर ये सारी संरचनाएं हम हटा दें, मतलब इसमें ना लगाएं, तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी और जब सीधी हो जाएगी तो इसमें कोई भी क्या होगा, खुरदरापन नहीं होगा, तो ये चिकनी हो जाएगी। तो यानी चिकनी सतह है। अब खुरदरी में क्या अंतर है, ये जो आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, ये वाली, ये छोटी छोटी संरचनाएं, ये क्या हैं, ये राइबोसोम होते हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं दिखने वाली राइबोसोम होती हैं और इसमें राइबोसोम लगे होने के कारण, ये देखो राइबोसोम लिखा है, राइबोसोम झिल्ली में लगे होने के कारण ये खुरदरी हो जाती है। जबकि इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए ये कैसी होती है, चिकनी सतह होती है। इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी सतह होती है। तो बस इतना आपको समझना है। कैसे समझेंगे, लिखा है चिकनी अंतःपद्रवी जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हम कहेंगे SER। क्या कहेंगे, SER। इस जालिका की सतह पर कणिका युक्त संरचना राइबोसोम, बस आपको राइबोसोम से ही सारी बातें समझनी है, राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, अतः इसकी सतह चिकनी होती है तथा ये संरचनाएं प्रोटीन के उपापचय में भाग नहीं लेती हैं। भाई प्रोटीन के उपापचय में भाग लेते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम जब चिकनी सतह में है ही नहीं, चिकनी अंतःपद्रवी जालिका में है ही नहीं राइबोसोम, तो बताओ राइबोसोम ही भाग ले रहा है प्रोटीन के उपापचय में, और जब है ही नहीं तो प्रोटीन के उपापचय में भाग ये चिकनी वाली नहीं लेगी। जबकि इसकी बात करेंगे तो इसमें होती हैं। तो वहाँ अब हम समझ लेते हैं कि जो खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका होती है वो क्या होती है, उसकी संरचना को हम समझ लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इनको समझते हैं। खुरदरी को नहीं होते हैं तो हम कहेंगे
इस प्रकार की संरचना में राइबोसोम उपस्थित होते हैं तथा प्रोटीन के उपापचय में ये संरचनाएं भाग लेती हैं। तो इस प्रकार हमने बताया, बहुत आसानी से समझना है। चिकनी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, जबकि जो रफ होती है उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसीलिए हमने इसका क्या नाम रखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई रिपीट, इस प्रकार की संरचना में राइबोसोम उपस्थित होते हैं तथा प्रोटीन के उपापचय में ये संरचनाएं भाग लेती हैं। मतलब राइबोसोम उपस्थित है, ये देखो आपकी रफ है, तो इसमें राइबोसोम उपस्थित है, इसीलिए इनको हमने क्या नाम दिया, रफ दिया। और ये जो छोटी छोटी बिंदु आकार की संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हीं का नाम है राइबोसोम। और ये राइबोसोम उपस्थित है इसलिए खुरदरी हो गई, इसमें नहीं है इसलिए इसे चिकनी हो गई। और इसमें राइबोसोम उपस्थित है। राइबोसोम प्रोटीन के उपापचय या संश्लेषण में भाग लेता है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो खुरदरी अंतःपद्रवीय जालिका हैं ये प्रोटीन के उपापचय में भाग लेती हैं, जबकि ये संरचनाएं प्रोटीन के उपापचय में भाग नहीं लेती, चिकनी वाली। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा अंतःपद्रवीय जालिका क्या होती, फिर उसके प्रकारों को हमने बताया, SER और RER। SR का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःपद्रवीय जालिका। दूसरा हमने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, जिसे हमने कहते हैं रफ यानी रुक्ष या फिर खुरदरी अंतःपद्रवीय जालिका। अब हम ये जो आपकी बताई है पूरी संरचना यानी अंतःपद्रवीय जालिका, उसकी पूरी संरचना यानी स्ट्रक्चर को समझना है, यानी इसकी संरचना क्या होती है, कैसी होती है, उसको हमें समझना है। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं क्या होता है। तो हम चलते हैं सीधे संरचना की ओर। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपद्रवीय जालिका की संरचना यानी द स्ट्रक्चर ऑफ ER। ER का मतलब अभी हमने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी संरचना को समझ लेते हैं। तो अंतःपद्रवीय जालिका सिस्टर्नी, देखो एक संरचना इसमें होती है सिस्टर्नी और दूसरी इसकी थैलियाँ होती हैं, ठीक है। तो यानी सिस्टर्नी की नलिकाएं हो जाएंगी पहली और दूसरी इसकी थैलियाँ हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप देख रही हैं नलियाँ टाइप की हैं और दूसरी ये थैली रूपी संरचना दिख रही है। तो यानी जो सिस्टर्नी ये आपको दिख रहा है ये सिस्टर्नी होती है। तो यानी इसमें क्या होती है, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी दो प्रकार की होती है, या तो सिस्टर्नी की थैलियाँ होंगी या तो सिस्टर्नी की नलिकाएं होंगी। तो इस प्रकार थैलियाँ और नलिकाएं दो प्रकार की संरचनाओं की ये बनी होती। बाकी हमने दोहरी झिल्ली पहले बता दिया था, इसके बाहर की ओर दोहरी झिल्ली होती है और इसके रुक्ष पर क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो अंतःपद्रवीय जालिका सिस्टर्नी नलिकाओं और थैलियों से मिलकर बनी होती है। ये संरचनाएं केवल परिपक्व विकसित कोशिका में ही होती हैं, यानी जो सुविकसित कोशिका होती है, डेवलप्ड जो सेल होती है, उस डेवलप्ड सेल में कोशिकाओं में क्या होती हैं, ये संरचनाएं यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती हैं। जो अपरिपक्व होती हैं, अपरिपक्व कौन होती है, जैसे लाल रुधिर कणिका, आपने देखा होगा लाल रुधिर कणिका या फिर रेड ब्लड कैपिलरीज या कार्पल्स। तो इस प्रकार देखेंगे जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें ये संरचनाएं नहीं होती हैं। और साथ में जब शिशु का निर्माण यानी भ्रूणी, जब इम्ब्रियो बन रहा होता है गर्भ में, उस भ्रूणीय जो बन रहा होता है उसकी सेल में भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि जो बहुकल्पी प्रश्न बनते हैं, मल्टीपल चॉइस जो बनते हैं क्वेश्चन, उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी किस प्रकार की कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं उपस्थित होता है। तो आपको पता हो जाएगा किस में नहीं होता, भ्रूणीय कोशिकाओं में और लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं होता है। तो यहीं पर हमने बताया ये संरचनाएं केवल परिपक्व विकसित कोशिकाओं में ही होती हैं। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं, हमने क्या बताया, लाल रुधिर कणिकाएं और भ्रूणीय कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसमें दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, सिस्टर्नी की कुछ थैलियाँ होती हैं और कुछ नलिकाएं होती हैं। नलिकाएं होती इसके बाहर की ओर दोहरी
झिल्ली होती है और इस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। स्तनधारियों में क्या होता है, भ्रूणी कोशिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित नहीं होती हैं। अब इस संरचना को जो हमने विधिवत पढ़ लिया है तो जरूरी है कि इसके कार्यों को भी समझ लिया जाए। तो आखिर हम जानते हैं कि इसके द फंक्शन ऑफ ईआर यानी इस संरचना के क्या कार्य होते हैं, यानी फंक्शन को समझ लेते हैं। तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, कार्यों की ओर। द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य को समझते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य निम्नलिखित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, आपको बड़ी ही ईमानदारी से पढ़ाने का काम करते हैं। तो जब वीडियो को आप आए हैं तो प्लीज़ हमारी पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अन्य लोगों का भी रिस्पांस या फ़ायदा हो सके और अच्छे अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें कुछ आप ऊर्जा दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं, क्या है, निम्नलिखित कार्य हैं। तो कैसे करेंगे, ये कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करके उसको शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। बस इतना हम लिख दें तब भी काम चल जाएगा, हम इतना लिख दें तब भी काम चल जाएगा। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। यानी जो कोशिका होती है अंतर्वृत्तीय जालिका निम्नलिखित होते हैं। ये कोशिका को यांत्रिक, अब यांत्रिक को हमने बताया था स्केलेटन सिस्टम यानी जो तंत्र होता है आपका कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र क्या है, जैसे कंकाल है तो हम इसीलिए तो सीधे खड़े हैं, यानी यांत्रवत रूप से हम सीधे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। इसी प्रकार कोशिका को जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है वो यही एंडोप्लाज्मिक कोशिकाएं जो हैं यांत्रिक शक्ति यानी एक प्रकार के कंकाल की भांति प्रदान करती हैं। क्योंकि अभी हमने बताया था, मान लिया ये कोशिका हो गई और इस कोशिका में एक केंद्रक हो गया तो इस केंद्रक के ऊपर ये इस तरह ऐसे लगी होती हैं, तो ये लगी होती हैं। तो इस प्रकार केंद्रक हो गया, ये पूरी कोशिका हो गई, तो यहाँ केंद्रक से लेकर यहाँ तक और ये चारों तरफ इसी प्रकार लगी होती हैं, चारों प्रकार। तो इस प्रकार कोशिका को जो आकार प्रदान करने की बारी आएगी तो शक्ति जो प्रदान करने की आएगी तो इसी के द्वारा प्रदान होगी। दूसरा लिखा है, कोशिका में होने वाली अनेक क्रियाओं के लिए पृष्ठीय सतह प्रदान करती हैं। चूँकि ये मुड़ी हुई होती हैं, वलित होती हैं, वलित होने के कारण ये फैल सकती हैं और जब फैल सकती हैं तो क्या होगी, इनकी सतह को, कोशिका में सतह को बढ़ा सकती हैं। यानी कोशिका की सतह बढ़ाने के लिए भी यही संरचनाएं उत्तरदायी होती हैं। वही पॉइंट हमने लिखा है, क्या कर सकते हैं, कोशिका में होने वाली अनेक क्रियाओं के लिए पृष्ठीय सतह, मतलब ये सतह प्रदान करने में, सतह को बढ़ाने में भी ये मदद करती हैं। तीसरा पॉइंट बताते हैं, कोशिका के अंदर पदार्थों के स्थानांतरण में मदद करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि देखो भैया, यहाँ पर जैसे कोशिका में पदार्थों का आवागमन होना है। अब आवागमन इन्हीं नलिकाओं के द्वारा, क्योंकि ये नलियाँ हैं और इन्हीं नलियों के माध्यम से आवागमन होता रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। यानी पदार्थों का स्थानांतरण या आदान प्रदान या आवागमन इन्हीं नलिकाओं के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिकाओं में पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा होता है तो हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होता है। और चौथा पॉइंट बताना चाहेंगे RER, अभी हमने बताया था रफ, यानी रफ जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसी अंतःप्रद्रवी जालिका की एक संरचना दो प्रकार होते हैं। उसका एक प्रकार है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उस पर क्या उपस्थित हैं, राइबोसोम। तो हम कहेंगे RE पर उपस्थित राइबोसोम उपस्थित होते हैं, अतः ये प्रोटीन के उपापचय में सहायक होते हैं। यानी प्रोटीन का जो उपापचय होता है, संश्लेषण होता है, उसमें भी मदद करते हैं कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार पूरी तरीके से आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ लिया है। हम रिपीट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने की थी और सबसे पहले सन 1945 में इसकी खोज की थी। दोहरी झिल्ली की बनी होती, इसकी इकाई झिल्ली की माप 50 इंगस्टान होती है, 50 इंगस्टान होती, मतलब लगभग होती, 45 से 50 भी लिखा होता है, वैसे 50 इंगस्टान आप मान सकते हैं और 50 इंगस्टान होती है। और इसकी जो संरचना होती है वो दो प्रकार से बटी होती है, एक हो जाती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरी हो जाती है चिकनी। खुरदरी पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जबकि चिकनी पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। फिर हमने इसकी संरचना को बताया, संरचना में हमने बताया इसमें सिस्टर्नी होती हैं, सिस्टर्नी थैलियाँ और नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं। जो अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, उसमें ये उपस्थित नहीं होती हैं कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कौन, लाल रुधिर कणिकाएं और भ्रूणी कोशिकाएं। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्तनधारियों की बात करें। स्तनधारियों में
लाल रुधिर कणिकाओं में और भ्रूणी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती। फिर हमने कार्यों का वर्णन किया। नंबर 1 हमने बताया ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती, कार्यों को जरा फिर से समझिए, क्या कार्य होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका नंबर 1 कोशिका को शक्ति प्रदान करती है। दूसरी बात हम बताएंगे पृष्ठीय, कोशिका में पृष्ठीय सतह को बढ़ाने में मदद करती है। तीसरा हम बताना चाहेंगे कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान या स्थानांतरण में मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट हो जाएगा कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, क्योंकि इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नामक संरचना उपस्थित होती है और राइबोसोम प्रोटीन का उपापचय करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, जो भी जैसा भी आपको वीडियो लगता है। यहाँ तक आपने देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।